नमस्कार, मैं हूं माज और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं सरल भारत न्यूज में। शाम का समय है, संडे का दिन है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि चलो आज घूमने चलते हैं, लेकिन जब उनको ये नोटिफिकेशन मिला होगा कि आज एक सिविल सेवक हमारे बीच में आए हैं, तो कहीं ना कहीं उनके प्लान में खलल पड़ गया होगा। मेरे साथ बात करने के लिए आज मौजूद हैं विनय कुमार जी। विनय कुमार जी का परिचय ये है कि ये भिवानी महेंद्रगढ़ से आते हैं और साथ में ही इस समय ये IRPS में अधिकारी हैं। जब इनकी मैं बात करता हूं तो बताते हुए बहुत ज्यादा गौरवान्वित महसूस करता हूं कि सर एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। सर के पिता उनकी पढ़ाई के दौरान बहुत मुश्किल दौर को देख रहे थे और यहां तक उन्होंने एक पंचर हाउस कह लें या साइकिल मैकेनिक का काम कह लें, वो पूरी तरह से किया। पूरी प्रिपरेशन के दौरान सर की जो माता जी थी वो कहीं ना कहीं उनके साथ खड़ी रही, लेकिन जब अडिगता की बात आई और कुछ प्राप्ति की बात आई तब कहीं ना कहीं उन्होंने सर का साथ छोड़ा, लेकिन ऊपर से सर का साथ जरूर दिया और सर सफल हो गए। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बात करने के लिए समय दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल फॉर दिस नाइस इनिशिएटिव ऑफ सरल भारत। सबसे पहले जैसे ही मुझे कांटेक्ट किया गया था मुझे मुझे बड़ी खुशी महसूस हुई इस चीज को जान के कि एक बहुत ही यंग एस्पिरेंट्स एंड पीपल हु आर न्यू इन दिस जर्नलिज्म फील्ड दे आर ट्राइंग टू मेक समथिंग एंड मेक एक्सपेरिमेंट्स. So I was happy to be a part of this platform. Thank you so much for inviting me for this. सर मैं अब आपसे थोड़ी बातचीत शुरू करता हूं। एक सिविल सेवक और आप जिस परिवार में आए हैं, मैं उस परिवार के बारे में बताऊं। बहुत सारे यहाँ पर एक सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट्स यहाँ मौजूद हैं, बहुत ज्यादा एस्पिरेंट्स मौजूद हैं। वो कहीं ना कहीं इस सेवा में अपने आप को देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये कहानी आपकी शुरू कहाँ से हुई? इसकी शुरुआत में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बचपन में एक दो बार स्कूल में हमें ये सब मौके मिले थे. सबसे पहला एक इंस्टेंस मैं आपको यहाँ मेंशन करना चाहूंगा कि मेरे बड़े भाई साहब हैं, ही इज एन MBBS MD, ही इज अ डॉक्टर. सो जब पहली बार उनका सिलेक्शन हुआ था आफ्टर हिज 12th एग्जाम, ही वाज द फर्स्ट वन टू क्लियर दिस PMT एग्जाम इन आवर एरिया. सो उस टाइम पे एक स्कीम थी, हमारे यहाँ पे DM साहब थे, DC. उनने एक स्कीम चलाई थी कि कोई भी बच्चा अगर किसी मध्यम या निम्न वर्गीय परिवार से आता है तो हम उनकी कॉलेज की फीस प्रशासन की तरफ से हम दिलवाएंगे. तो उस दौरान पहली बार जब हम उस फीस के लिए क्लेम करने के लिए पिताजी के साथ वहां पे गए थे, तो पहली बार एक अधिकारी को देख के ऐसा लगा था या देखने का मौका मिला था. और उस दौरान काफी लगा था कि इस तरह की चीजें कैसे की जाती हैं. मैं तो उस टाइम पे 9th क्लास में था. तो वो इमेज हमेशा इम्प्रिंटेड रही. फिर कॉलेज के दौरान एक किक मिला उस दौरान कि एक टाइम था और मेरे फूफा जी ही हैज ऑलरेडी अपीयर्ड ड्यूरिंग हिज टाइम, तो उनने काफी मुझे मोटिवेट किया इस चीज के लिए. तो उसी दौरान फिर आई डिसाइडेड टू गो राइट फॉर दिस एग्जामिनेशन एंड इट स्टार्टेड. सर अभी आपने बताया कि एक छाप आपके ऊपर आ गई थी कि आपको किसी ना किसी तरह इस सेवा में जाना है। सर जब ये आपको एक संकल्प ले लिया था आपने कि आपको इस क्षेत्र में जाना है, तो आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्यों करी? क्यों नहीं आपने BA किया? क्यों नहीं आपने आर्ट साइड रहकर पढ़ाई करी? और ज्यादा मजबूत होती जाती आपकी स्थिति। इसका जवाब मेरी तरफ से ये रहेगा कि जैसा आपने मेंशन किया कि हम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और वहां पे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा ऑप्शंस होते नहीं है. तो सबसे पहले आपको फाइनेंशियली या प्रोफेशनली आप अपने आप को सिक्योर करते हैं. तो उस टाइम पे इंजीनियरिंग एक ऐसा फील्ड था. और फिर मैं मैथ्स में थोड़ा अच्छा था. उस दौरान मैंने आई रोट दिस एग्जाम एंड आई गोट इनटू सम गवर्नमेंट कॉलेज जो कि अभी JC बोस यूनिवर्सिटी है. उस टाइम पे YMCA इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग फरीदाबाद थे. तो उस को काफी एक मेरिट लिस्ट में स्टेट के अंदर काफी ऊपर रखा जाता है उस इंस्टीट्यूशन को. तो आई जस्ट वेंट फॉर दिस. फिर इसी दौरान सही पूछो तो उस दौरान ये भी नहीं क्लियर था कि सिविल सर्विस एग्जाम का पैटर्न क्या है, तरीका क्या है, एग्जाम कैसे कंडक्ट होता है. तो वहां पे पहले सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन के ऊपर फोकस था. लेकिन जैसे ही मौका मिला और उस तरह का माहौल मिला तो फिर वो चीजें वापस से रिवाइव हुई कि अल्टीमेटली आप जिंदगी में करना क्या चाहते हैं. क्योंकि वो कॉलेज के दौरान का जो समय होता है उस दौरान आप अपनी जिंदगी को सही मायने में जांचते हैं एज एन इंडिविजुअल. उससे पहले आपके डिसीजन कहीं ना कहीं आपके माँ बाप या फिर कोई भी शिक्षित जो आपके परिवार का सदस्य है उसके ऊपर काफी बेस्ड होता है. सो इट वाज लाइक दिस. सर जब इस प्रिपरेशन को हम देखते हैं तो एक धारणा बना ली गई है, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो आपको ओल्ड राजेंद्र नगर करोल बाग जाना है, और अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आपको मुखर्जी नगर जाना है।
तो आप क्या ओल्ड राजेंद्र नगर या आप मुखर्जी नगर कहीं गए थे, या फिर आप अपने कमरे ही तक सीमित थे? ये बिल्कुल सही चीज आपने बोली, लेकिन इसके अंदर मुझे लगता है कि मैं एक एक्सेप्शन रहूंगा, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से होते हुए भी मैं ओल्ड राजेंद्र नगर में आया था। और यहाँ पे मैंने माजिद हुसैन सर थे, उनसे मैंने ज्योग्राफी की क्लासेस की थी। क्योंकि ज्योग्राफी ऑप्शनल मैंने काफी उस टाइम पे लोगों से पूछने के बाद और ये सब चीजें करने के बाद फिर मैंने डिसाइड किया था कि ज्योग्राफी एक सेमी साइंटिफिक सब्जेक्ट है। तो उसमें मेरा कोई बैकग्राउंड था नहीं ज्योग्राफी में, और उस टाइम पे मुझे माजिद हुसैन सर के बारे में पता चला था, तो मैं उनसे इस चीज की क्लासेस करने के लिए आया था। तो अभी आपने ऑप्शनल की चर्चा करी, आपने ज्योग्राफी की बात करी। जब मैं जी ये पूरी एक सफर को देखता हूं, और 2010 से लेके जो 2015 का सफर था, उस सफर में यूपीएससी के उस सफर के दौरान बहुत बदलाव हुए थे। जीएस के जो 2 पेपर थे वो 4 हो गए थे, एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड का पेपर आ गया था। ऑप्शनल जो 2 हुआ करते थे वो मात्र 1 हो गया था। तो इतना वेरिएशन, इतना बदलाव चल रहा था। कैसे अपने आप को आप समेट पा रहे थे, कैसे अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर पा रहे थे? 2012, हाँ 2012 और 13 का जो समय था वो पर्सनली भी मेरे लिए काफी चैलेंजिंग रहा, और प्रोफेशनली या फिर इस एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से यूपीएससी के पैटर्न को देखते हुए भी काफी चैलेंजेस थे, क्योंकि उस टाइम पे कोई क्लैरिटी थी नहीं एक्चुअली। उससे पहले इस तरह का कोई एग्जाम हुआ नहीं था। पहले जो जीएस आता था वो 500 नंबर का आता था। आपका जो ऑप्शनल होते थे, 2 ऑप्शनल होते थे, फिर उन्होंने एकदम से चेंज करके ऑप्शनल को 1 कर दिया। फिर उसके मार्किंग स्कीम का भी कोई आइडिया नहीं था। तो बहुत सारे जो एक्सपीरियंस्ड बच्चे थे, उस दौरान मुझे अच्छे से याद है, जब मैं शुरू में पढ़ाई करना शुरू किया था तो मेरे सीनियर्स थे जो 1-2 साल से एग्जाम दे रहे थे, और जिनके सानिध्य में रह के मैं भी पढ़ाई कर रहा था। लेकिन उनने अपने एक्सपीरियंस से, अनुभव का यूज करते हुए, उनने उस साल के एग्जाम लिखा नहीं था जब तक कोई क्लैरिटी ना आ जाए, क्योंकि वो अपना जो इस चीज के लिए उनका एक चांस जो होता है उसको वो मिस नहीं करना चाहते थे। लेकिन हम पहली बार आ रहे थे, ज्यादा कुछ आइडिया था नहीं, तो फिर सीख के और पुराने पेपर्स को देख के मोटा मोटा लिखा। उस दौरान मुझे अच्छे से याद है कि पहला जो जीएस 1 का पेपर था, कोई किसी तरह का गाइडेंस था नहीं। तो उसके अंदर टोटल 25 क्वेश्चंस आए थे पेपर 1 में, जीएस के। और उसके अंदर मुझे अच्छे से याद है कि मैं 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया था। एंड दैट ईयर आई मिस्ड माय मेंस एग्जामिनेशन आल्सो, सो इट वाज क्वाइट चैलेंजिंग इन दोज टाइम्स, कि 2012-13 काफी वैसिलेशन, धर्म संकट वाला एक समय था। तो और फिर पर्सनली भी थोड़ा एक लॉस रहा था, मम्मी की डेथ उसी दौरान हुई थी। तो एक बार ये भी आ रहा था कि क्या मैं सही जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। तो वो सब चीजें जो हम अभी बाहर से देखते थे, कहीं ना कहीं मैं खुद भी पे उस एक साइकिल डाउट के हो रहा अंदर था, इस तरह की, क्या कर पाऊंगा नहीं हाँ, कर अपने पाऊंगा, आप पे डाउट हो डाउट रहा हो था। रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। सर, अभी आपने यहाँ पर ऑप्शनल की बात करी, मैंने भी ऑप्शनल के बारे में जो सवाल था उसको रखा। हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी एक शिकायत रहती है कि उनके पास रिसोर्सेस बहुत कम रहते हैं। अगर मैं मोटा मोटी 2 चीजों की बात करूं, एक जो सेकेंड एआरसी रिपोर्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट कमीशन की रिपोर्ट, और एक जो नीति आयोग की रिपोर्ट है, अगर उनकी हम बात करें, ये प्रॉपर अंग्रेजी में आती है। आपने भी इसका अध्ययन किया होगा। तो जो वर्ड्स होते हैं उसमें, जो आपको लिखना होता है उसमें बहुत अंतर होता है। तो किस तरह से आप उनको अपने मस्तिष्क और हृदय में समाहित कर रहे थे, कैसे कर रहे थे आप? एक्चुअली मुझे जहां तक एथिक्स के पेपर का लगता है, तो एथिक्स इन गवर्नेंस बिल्कुल वो एक कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस देने के लिए बहुत ही अच्छी रिपोर्ट है। और लेकिन एथिक्स के पेपर के अंदर आपका जो, अगर आप उसके आंसर्स को, अगर क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं ये ज्ञात होगा कि उसके अंदर आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस को बहुत ज्यादा वेटेज है आपके आंसर्स के अंदर। वो इस तरह से पूछता ही नहीं है कि किसने, मतलब एथिक्स इन गवर्नेंस के कौन से पेपर में या कौन सी रिपोर्ट में क्या लिखा गया, वो ऐसा नहीं पूछते हैं। वो ये पूछते हैं कि इंटेग्रिटी क्या है। आप अपनी जिंदगी से एक ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जिसमें आपने इंटेग्रिटी को एग्जिबिट किया हो, आपने दिखाया और दर्शाया हो कि हाँ, आप आपके इंटेग्रिटी के मामले में आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, या ऑनेस्टी आपने दर्शाई हो किसी। तो इस तरह के वो सवाल पूछते हैं। फिर केस स्टडी आता है। केस स्टडी भी 125 मार्क्स का मेरे ख्याल से आता है 250 में से। तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो बिल्कुल जरूरी भी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि वो एकमात्र साधन नहीं है एथिक्स एथिक्स के पेपर के लिए, या एक सिविल सर्वेंट या सिविल एस्पिरेंट को एथिकल होने के लिए। क्योंकि ये आपकी पूरी जिंदगी का एक सार होता है, जो आप उन 250 मार्क्स के लिए और उन 3 घंटे के अंदर बैठ के लिख रहे होते हैं। सो
बस यही था कि पर्सनल एक्सपीरियंसेस मैंने भी अपने लिखे और मुझे लगता है कि मुझे अच्छे मार्क्स मिले थे, ऐसा नहीं था कि मुझे कोई दिक्कत हुई थी इस तरीके से। अभी आपने बताया कि जब आपकी तैयारी चल रही थी तो उस दौरान आपने अपनी माता जी को खो दिया था। एक माँ एक जी जी। शिशु के लिए सब कुछ होती है, और जब इतनी बड़ी जंग, इतने बड़े संग्राम की आप तैयारी कर रहे थे, उस संग्राम के दौरान आपके जो जीवन की कह लीजिए सारथी थी या साथी थी, जब वो चली गई थी, तो कितना ज्यादा कष्ट हुआ था? क्या मन में विचार नहीं आया था कि अब छोड़ देता हूँ, सब खत्म हो गया, उसके बाद भी आगे बढ़ते रहे? नहीं, बिल्कुल आया था। और उस दौरान सबसे बड़ी चीज ये थी कि कहीं ना कहीं परिवार को एकत्रित रखने में मेरे पिताजी का बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने काफी हिम्मत दिखाई और उस हिम्मत के बाद हमें भी लगा कि इफ पर्सन हु हैज फेस्ड द ग्रेटेस्ट लॉस ऑफ हिज लाइफ, वो अगर ही इज बीइंग स्ट्रांग एंड गिविंग अस डायरेक्शंस और गिविंग अस मोटिवेशन रादर देन, कहीं ना कहीं एक बच्चे अगर हम जैसे उस यूथ में आने के बाद वो एक माँ बाप का सपोर्ट हो जाते हैं। तो मेरे पापा ने एक एग्जाम्पलरी, आई वुड से कि एक एग्जाम्पलरी साहस और दृढ़ निश्चय दिखाया था। मैं आपको एक इंस्टेंस बताता हूँ कि मम्मी की उस दौरान डेथ हुई थी और मैं कहीं ना कहीं ये सोच रहा था कि मैं अभी या तो कोई जॉब पकड़ लेता हूँ या फिर उसके बाद देखेंगे जब चीजें सेटल हो जाएंगी। 3-4 मतलब उनके 1 महीने हो गया था मम्मी की डेथ को। उस दौरान फिर उनने ये कहा था कि मैं वापस आया था दिल्ली से अपना सामान पैक करके, ये सब सोच के कि अभी एक ब्रेक लेते हैं उसके बाद सोचेंगे। तो उस दिन सुबह मैं देख रहा हूँ कि पापा टेंट हाउस का काम भी करते थे। तो सुबह 6 बजे मैं सोया था, मॉर्निंग 6 बजे की बात है, तो मेरी दादी उनको बोलती है पापा तैयार होके कहीं जा रहे हैं। तो उन्हें पूछा कि आप कहाँ जा रहा है भाई, ऐसे घर में ऐसे बोलते हैं दादी। तो वो बोल रही कि मेरा आज एक शादी के लिए वो करना है, बुकिंग का काम है, तो मैं उसके लिए जा रहा हूँ। और मैं सोते सोते आधी नींद में उनके कन्वर्सेशन को मैं सुन रहा था। तो मुझे अंदर से एक ग्लानि सी हुई कि एक एक मतलब मेरे फादर उस स्टेज पे आने के बावजूद ही इज टेकिंग समथिंग ऑन हिज ओन फेस ऑन एंड स्ट्रांगली ही इज फेसिंग व्हाट एवर इज गोइंग ऑन इन हिज लाइफ। तो उस दौरान फिर दोपहर तक मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे वापस ही जाना है। आई केम बैक एंड आई स्टार्टेड विद ग्रेटर, आई वुड से कि ग्रेटर कमिटमेंट एंड आई वुड से उसके बाद जब तक एग्जाम नहीं हो गए देयर वाज नथिंग दैट वाज प्राइमरी फॉर मी इन माय लाइफ। That was the only thing that I have to do it, and I have to do it for my father and for So you told my one mother thing would that be it is waiting. mandatory for a person to take a risk. अगर आप रिस्क लाइफ में ले रहे हो तो कहीं ना कहीं वो पे ऑफ करता है, और आपने ये गैम्बल खेला, एक रिस्क लिया आपने बहुत बड़ा अपनी लाइफ में। इतना सब कुछ होने के बाद भी आपने अपने संकल्प को और ज्यादा दृढ़ किया, और ज्यादा सशक्त किया, आप वहां पर गए। अभी यहाँ पर कुछ सवाल आना शुरू हो गए हैं, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, बहुत प्रशंसा कर रहे हैं आपकी। राकेश जी लिख रहे हैं प्राउड ऑफ यू सर, और मनीष जी एक प्रश्न आपसे कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कोविड को ध्यान में रखते हुए मार्गदर्शन करें, स्टूडेंट आगे की तैयारी कैसे करें? मनीष जी का प्रश्न है ये सर आपसे। सबसे पहले जैसे सरकार ने भी यही बोला है कि कोविड के दौरान सबसे पहले आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उस दौरान आप कहीं ना कहीं जो भी कोविड के गाइडलाइंस के दायरे में रहते हुए अभी वीडियो लेक्चर्स का ज्यादा से ज्यादा यूज करें अगर आपको पढ़ाई करनी है। लेकिन मेरी जो स्ट्रैटेजी थी वो सबसे ज्यादा ये थी कि आप जितना पढ़े उससे कहीं ना कहीं 1.5 टाइम्स ऑफ दैट नॉलेज यू हैव टू राइट ऑन द पेपर डेली। तो कहीं ना कहीं अगर आप 15 से 20 मिनट लगा के जो भी आपने ग्रास्प किया उस चीज को नोट डाउन करते हैं, वो आपको बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है एग्जाम के दौरान। और ये मैंने एक्सपीरियंस किया। जो पहला मैंने अभी मेंशन किया, जो मेरा पहला मेंस नहीं हुआ था वो इसी वजह से नहीं हुआ था क्योंकि मेरी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं थी, मुझे ज्यादा ज्ञान था नहीं उस दौरान। नेक्स्ट टाइम आई अपियर्ड एंड आई क्लियर्ड बिकॉज मैं कहीं ना कहीं 60 से 70 आंसर्स दिस क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने के बाद आई अपेयर्ड फॉर द एग्जाम। तो मैं आपको यही कहूंगा कि घर में रहते हुए जितना आपने ग्रास्प किया उसको ज्यादा से ज्यादा लिखें, और उसको लिखने के बाद जो आपके मॉडल आंसर्स हैं उनसे आप कंपेयर करें और उसके अंदर जो भी चेंजेस हैं वो करें। और क्लासेस एक लिमिट तक ठीक है, उसके बाद आपको कहीं ना कहीं घर के अंदर कमरे के अंदर बंद होके ही टेबल चेयर के ऊपर एग्जाम को लड़ना होता है। तो मैं ये कहूंगा कि ये एक अपॉर्चुनिटी भी है अगर आपको सही तरीके से आप इस चीज को यूटिलाइज कर पाते हैं तो। कहने का तात्पर्य आपके कि जितना हो सके आप लोग मॉक टेस्ट की तरफ ज्यादा जाएं। जी जी जी। सर एक मैं आपसे क्वेश्चन और पूछना चाहता हूँ, अभी विशाल यादव जी का प्रश्न आ गया है, मैं उसको ले लेता हूँ फिर उस पर आता हूँ।
सर, एक सिविल सेवक के लिए जी। निश्चित रूप से कभी ना कभी नैतिक दुविधा और विवेक का संकट का सामना करना पड़ता है। तो आप सिविल सेवक के रूप में इसका समाधान कैसे करेंगे? नैतिक दुविधा का सामना करना पड़ता है, तो एक सिविल सर्वेंट होने के नाते आप कैसे सामना करेंगे? विशाल जी पूछ रहे हैं ये देखो, नैतिक दुविधा बिल्कुल हमारे डे टू डे लाइफ जो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है उसके अंदर बिल्कुल आती है, और ये मैंने पर्सनली काफी बार फेस किया है। सबसे बड़ी चीज इसके अंदर ये आती है कि हम कहीं ना कहीं इमोशंस में आके और इमोशंस में बह के कोई ऐसा डिसीजन लेते हैं जो आपको दिक्कत भी करता है। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स हैं, जितने भी सरकार के हमारे नियम हैं, उनके दायरे में रहते हुए भी बहुत सारे एरियाज हैं जिसके अंदर हम इस चीज को इस वैसिलेशन या धर्म संकट से बाहर आ सकते हैं। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल या फिर मेरी जिंदगी से जुड़ा हुआ एक एग्जांपल मैं बताना चाहूंगा। मैं फिरोजपुर पंजाब में पोस्टेड था। तो हमारे यहाँ पे कंपैशनेट ग्राउंड्स पे बहुत सारे रिक्रूटमेंट्स होते हैं रेलवेज के अंदर। तो उसके अंदर सबसे बड़ी चीज ये आती है कि उसके अंदर जो फैमिली होती है, वो जिनने अपने एक रेलवे एम्प्लॉय को खोया होता है, वो बहुत प्रोन होती है कि जो इंटरमीडिएरी होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन तक आने के बीच वाला जो चैनल होता है, वहां तक उनको बहुत अलग अलग तरीके से गुमराह किया जाता है। उनसे या तो पैसे रेंट लिए जाते हैं या फिर उनको और किसी तरीके से उनको एक तरीके से दुविधा में डाला जाता है। तो एक बार ऐसा हुआ था कि जब मैंने ज्वाइन किया था, उस टाइम पे हमारी जो भी चैनल था उसको साथ बैठ के हमने एक पूरा पोर्टफोलियो डिजाइन कराया, और हमने ये डिसाइड किया कि हम जितना भी रिक्रूटमेंट करेंगे, हम उस रिक्रूटमेंट को टाइम बाउंड मैनर में करेंगे। और जिस दिन किसी की अगर डेथ होती है तो हम कॉन्डोलेंसेस के साथ साथ उनको पूरा फॉर्मेट बता के कि कैसे कैसे आपको अप्रोच करना है एडमिनिस्ट्रेशन को, और हम कहाँ किस तरीके से और किस स्टेज के ऊपर आपके पास अवेलेबल है, हमने वो सब फॉर्मेट डिजाइन करके उन हर मैंने ये ड्यूटी ये एश्योर कराया था कि हर फैमिली जो इस दिक्कत से गुजर रही है उसको हम खुद एडमिनिस्ट्रेशन जाके अप्रोच करें और वो इस तरह की चीजों को फेस ना करें। लेकिन फिर भी बहुत बार ऐसा होता है कि एक बार ऐसा हुआ कि एक फैमिली मेरे पास आती है, और वो खुद ही वो लेडी मुझे हाथ जोड़ के वो बोल रही होती है कि सर नौकरी दे दो, उसके बदले में आपको जो जितने पैसे चाहिए वो हमारी तनख्वाह से काट लेना, उसके बाद जब पूरे हो जाए तो हम हमें छोड़ देना। इस तरह की बहुत दुविधाजनक या फिर बहुत ही आपको ऐसा बुरा लगता है कि इन सब चीजों को फेस करने के बाद कि ये सिस्टम की इमेज किस तरीके से हो गई है आम जनता के लिए। तो उसको फिर निकालना और उसको एक अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट करना भी एक सबसे बड़ा चैलेंज भी है और टास्क भी है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है बहुत अच्छे अच्छे अधिकारी इस चीज को दूर करने के लिए पूरे तरीके से कार्यरत भी हैं। तो दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ, आई वुड से। आपने इसकी जब लेकिन बात अगर कही आपके तो इंटेंशंस क्लियर ये हैं तो पेपर आई विल बोल कम की आउट ऑफ मुझे याद आ इट। गई। ईक्यू और जी आईक्यू और ईआई, इमोशनल इंटेलिजेंस और आईक्यू, तो कहीं ना कहीं उसका एग्जाम्पल आप बता रहे थे यहाँ पे। जी। हाँ, वो जैसे हमने सोचा था कि आईक्यू आपकी 20% जिंदगी में काम आती है और ईक्यू आपका 80% होता है। जो इमोशनल क्वेश्चन अगर आपका अच्छा है तो आप कहीं ना कहीं मैनेज कर लेते हैं। तो वो चीज बहुत एक्सपीरियंस्ड, जो गोलेमन की एक स्टेटमेंट आई वुड से, जहां तक मेरी नॉलेज बता रही है, वो एम गोलमन की एक स्टेटमेंट है कि ईक्यू प्लेज 80% ऑफ पार्ट इन योर लाइफ। दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। वो पेपर या टेबल में जब हम लिख रहे होते हैं तब हमें समझ नहीं आता, लेकिन जब आप फील्ड में उतरते हैं तो आपको उस चीज का एहसास होता है कि इट्स रियली रिमार्केबल स्टेटमेंट। सर, सुमित जी आपसे पूछ रहे हैं, हम जब इसकी तैयारी करते हैं, इस संग्राम में या कह लें इस युद्ध के मैदान में जब हम आगाज करते हैं अपनी जीत का जाने के लिए, तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं। कुछ संबंध होते हैं जो टूट जाते हैं, कुछ रिश्ते होते हैं वो पीछे छूट जाते हैं। किस तरह से इन टूटे हुए रिश्तों को और छूटे हुई बातों को हैंडल करा जाए, कैसे तैयारी के साथ इसको बैलेंस किया जाए? सुमित जी आपसे पूछ रहे हैं ये। इसके लिए मैं यही कहूंगा कि आपको अपनी प्रायोरिटीज जिंदगी के अंदर डिसाइड करनी पड़ेंगी, क्योंकि हर समय पे इंसान की अलग अलग जिंदगी में प्रायोरिटीज होती हैं। जैसे मैंने कहीं दो या चार लाइनें हैं वो मैंने सुनी थी कि कभी खिलौना, कभी प्यार, कभी पैसा, कभी भगवान। ये इंसान की चार अलग अलग स्टेजेस के ऊपर अलग अलग प्रायोरिटीज होती हैं। जब बचपन में होते हैं तो हमें खिलौने अच्छे लगते हैं, फिर जैसे हम यूथ में आते हैं तो हमें वो एक अट्रैक्शन होता है जो हमारे डोपामिन रिलीज होने के साथ साथ कहीं ना कहीं अटैच्ड होता है।
फिर उसके बाद धीरे धीरे हमें समझ आने लगता है और हम उस फेज में आने लगते हैं कि नहीं, पैसा ही सबसे बड़ी चीज है जिंदगी में। और फिर जब हम 60s या 70s के दौरान होते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जिंदगी में जो प्रायोरिटी है वो भगवान है, क्योंकि वो जो अब तक किया उससे तो कुछ मिला नहीं। तो अभी जो मैं कहूंगा कि एक एस्पिरेंट की जो प्रायोरिटी है, वो उसके अंदर जो जो उसको लड़ना है वो इस चीज से लड़ना होगा कि उसको अपनी जिंदगी में प्रोफेशनल प्रायोरिटी जो है उसको सबसे टॉप प्रायोरिटी रखते हुए बाकी चीजों को थोड़े टाइम के लिए एक ब्रेक दे देना चाहिए, 2 या 3 साल के लिए। और वो अगर आपके लिए उतनी सच्ची होंगी, वो आपके पास आपको छोड़ के नहीं जाएंगी। तो मैं यही कहूंगा कि सबसे पहले आपकी पढ़ाई और आपकी प्रोफेशनल सिक्योरिटी है, क्योंकि इसके साथ आप आपके नहीं, आपके बहुत सारे लोगों की जिंदगियां जुड़ी हैं। और अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए जा रहे हैं तो मुझे लगेगा कि आप पता नहीं कितने लोगों के साथ या कितने कितने सारे लोगों की जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि इफ यू आर गोइंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, देन प्लीज प्लीज गिव अ ब्रेक फॉर 2 or 3 years in your life and focus on your studies. You will come out victorious. Everything will fall in place. Not for you, for the society and for the better, for the country, I would say also. सर अब मैं थोड़ा आगे चर्चा बढ़ाऊंगा। जब बच्चे का प्री निकल जाता है, जब बच्चा मेंस की तरफ जाता है, बहुत ज्यादा स्फूर्ति, बहुत ज्यादा खुशी होती है। तो मेंस लिखना सबके लिए एक सपने की तरह होता है जब इंसान मेंस लिखने जाता है। मेंस और जो आपका प्री होता है इसके बीच में ज्यादा समय नहीं होता है। हाथ मार के 2 ढाई महीने 3 महीने का समय मिलता है। और बार बार ये ख्याल आता है मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, मैंने ये किताब नहीं पढ़ी, मैंने वो किताब नहीं पढ़ी। तो जो 2-3 महीने का समय होता है, अगर मान ली जो प्री निकाल रहा है, मेंस लिखने जा रहा है, 2-3 महीने का समय वो किस प्रकार से हैंडल करे, क्या वहां पर होनी चाहिए उसकी रणनीति? मेरे हिसाब से अगर हम इनको ये इस तरीके से ब्रेक करके देखेंगे यूपीएससी की प्रिपरेशन को, कि पहले हम प्री के लिए पढ़ें, फिर मेंस के लिए, फिर इंटरव्यू के लिए, तो वो एक सही रणनीति नहीं होगी। मेरे हिसाब से जो होना चाहिए वो ये कि एक इंटीग्रेटेड साइकिल है जिसके अंदर आपको हर स्टेज को बहुत ही अच्छे मार्जिन के साथ क्लियर करना पड़ेगा। तो मैं ये कहूंगा कि पहले साल जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तो पहले 5 से 6 महीने जब आपको पैटर्न समझ आ जाता है, जब आपको चीजें समझ आ जाती हैं, तो आप 3 या 4 महीने प्री से पहले, प्री की प्रिपरेशन शुरू करने से पहले मेंस की तैयारी आप करके रखें। आप अपने नोट्स उस स्टेज में रखें कि आपका कंटेंट तैयार हो गया है, एक बार आपने उनको याद कर लिया है, एक बार आपने उसको लिख के देख लिया है। उसके बाद फिर आप 3 महीने 4 महीने प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के लिए जाएंगे। वंस दैट क्लियर्स, उसके मुझे तो आजकल ये, हाँ आजकल तो ये भी होता है कि सेम डे आंसर की जा जाती है, आपको आइडिया लग जाता है कि आप प्रीलिम्स कितने मार्जिन से क्लियर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आप कर रहे हैं तो मैं ये कहूंगा कि उसी दिन से 2 या 3 साल, आई मीन एक वीक का, आई वुड से कि 2 या 3 दिन का एक ब्रेक लेने के बाद आप वापस से आप अपने जो मेंस की प्रिपरेशन प्री से पहले आपने छोड़ दी थी उसको एज इट इज रिज्यूम करें, और राइटिंग प्रैक्टिस उस दौरान सबसे ज्यादा करें। कई बार मैंने ये देखा है कि बच्चे पहले प्रीलिम्स के लिए पढ़ेंगे, प्रीलिम्स में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, फिर उनको 2 या 3 महीने का जो टाइम मिलता है उसके अंदर वो कंफ्यूजन इसी में रहता है कि पढ़ें या लिखें, और पढ़ें तो क्या पढ़ें। तो वो जो कंफ्यूजन वाला टाइम होता है ना, वो सबसे ज्यादा परेशानी वाला होता है, क्योंकि उसके अंदर आप ना उधर जा पाते हैं ना उधर जा पाते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि पहले आप 2 या 3 महीने प्री से पहले ही उस चीज को, जो ये धर्म संकट वाला एक दौर है, उसको पहले से ही क्लियर करके रखें। आप अपना कंटेंट डिसाइड करके रखें, एक बार उसकी प्रैक्टिस करके रखें, आपका मेंस बहुत अच्छा जाएगा। सर मैं थोड़ा इस पे मेंस की हम लोग बात कर रहे हैं तो मैं उसकी टेस्ट सीरीज से बात करना चाहूंगा थोड़ा। जब मेंस का पीरियड आता है, जब बच्चा अपना ऑप्शनल तैयार करता है, क्योंकि ऑप्शनल को हम लोग साइड नहीं कर सकते, अल्टीमेटली ऑप्शनल विल गेट योर रैंक। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शनल का खेल होता है, बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन क्रिएट कर देता है। ऑप्शनल के लिए आप क्या बोलेंगे कि क्या वो 2-3 महीने का समय पर्याप्त होता है या आपको ऑप्शनल पर भी पहले से फोकस करना चाहिए? नहीं, 2 3 महीने तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि आपको एक अच्छा मेंस लिखने के लिए और पूरी तरह से सिक्योर और पीस ऑफ माइंड के साथ अगर आपको मेंस का एग्जाम लिखना है तो आपको पहले से ही आपका ऑप्शनल डिसाइडेड होना चाहिए, और उसकी पढ़ाई भी अच्छे से, और उसके नोट्स वगैरह जो आप अपने पर्सनल नोट्स बनाते हैं, रादर एक शॉर्ट नोट्स भी बनते हैं आपके मेन नोट्स बनने के बाद, वो सब चीजें प्री से पहले के स्टेज तक क्लियर होनी चाहिए। और आपका ऑप्शनल आपको इस तरीके से डिसाइड करना पड़ेगा। कई बार इस तरह की गाइडेंस दी जाती है कि आपका इंटरेस्ट होगा तो आप किसी भी ऑप्शनल को निकाल लेंगे, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो फिर आप किसी भी ऑप्शनल को नहीं निकालेंगे। मैं ये कहूंगा कि आपको दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा, आपका इंटरेस्ट भी और यूपीएससी के एग्जाम की डिमांड भी।
क्योंकि मैंने ये देखा है कि ज्योग्राफी का जो ऑप्शनल जो मेरे पास था वो उस दौरान जब मैंने डिसाइड किया था 2009-10 के दौरान उसका काफी अच्छा स्कोर रहता था। और फिर उसके बाद 5 या 6 साल के लिए ज्योग्राफी का एक ऑप्शनल इस तरीके से हिट हुआ कि उसके अंदर काफी बुरे पवेड पवेड वाइब्स ज्यादा आ गया, वो परफॉर्मेंस। डिक्लाइन कर गया, पवेड और हाँ, सोशियोलॉजी लोगों ज्यादा चल के गया। पॉपेट सोशियोलॉजी, फिर बाद में एंथ्रोपोलॉजी, उसके उसके पहले एक पाली लिटरेचर एक ऑप्शनल होता था। वो इस तरह के ऑप्शनल होते हैं कि आपका हिट करता है तो वो अकेला ऑप्शनल आपको सिलेक्ट करा देते हैं। वो मैंने बहुत सारे बच्चों को ऐसे देखा भी है जो मेरे बैचमेट्स भी हैं, जो जिनने पहली बार लिया ऑप्शनल उनका अच्छा था, उनको अच्छे स्कोर मिले। और इट्स ऑल अबाउट एग्जाम, क्योंकि आप एफर्ट तो वही कर रहे हैं ना जो आप पेपर के अंदर वहीं पे आप दर्शा सकते हैं, और तो कोई तरीका है नहीं। तो मैं ये कहूंगा कि आपको अपने इंटरेस्ट भी जरूर देखना है, लेकिन साथ में यूपीएससी के एग्जाम की डिमांड जरूर देखनी है। उन दोनों को बैलेंस करने के बाद ही मैं ये कहूंगा आप अपने ऑप्शनल को डिसाइड करें। सर साक्षी जी, हमारी दर्शक है वो आपसे सवाल कर रही हैं, विनय सर, व्हाट डू यू थिंक इज योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एंड हाउ डू यू मेक डिसीजंस? साक्षी जी का सवाल है आपसे ये। ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ मैं ये कहूंगा कि मेरा एक रिजॉल्व जो है या मेरा एक इमेजिनेशन अपनी लाइफ को लेके है वो बहुत ज्यादा है। मैं उसके प्रोपोर्शनेट एफर्ट डालने के लिए पूरी कोशिश करता हूँ, और मैं अगर किसी चीज के लिए डिसाइड करता हूँ तो फिर सिंगल माइंडेडली आई वर्क फॉर दैट। मेरे चीज में फिर मेरे दिमाग में डाउट्स नहीं आते, आते हैं तो मैं मुझे कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ, एक एक कहीं ना कहीं से एक किक चाहिए होता है, एंड आई गेट बैक टू द ओरिजिनल डिसीजन ओनली। बीच में बहुत सारे कुछ मेजर इश्यूज हो जाते हैं, जैसे मम्मी वाली इंस्टेंस लगाए अगर, तो जरूर कहीं ना कहीं आपको डाउट्स या कंफ्यूजन या इस तरह की चीजें आती हैं, लेकिन फिर एक टाइम के बाद वापस से आप उसी स्टेज पे आ जाते हैं। वीकनेस, वीकनेस मैं ये कहूंगा कि हर इंसान अपने यूथ में कुछ ना कुछ चीजें समय के साथ ही सीख पाता है। तो एक अटैचमेंट वाली जो चीजें हैं वो मुझे लगता है कि उनसे बहुत सारी चीजें आप मैनेज करने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे उस दौरान सभी आपने भी पूछा था कि 2012-13 के दौरान जब मैं सोच रहा था कि ये सब चीजें क्विट कर दूं, तब भी आई स्टेड बैक। तो उसका रीजन ये था कि मुझे लगता था कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एक ऐसा एग्जाम होगा, अगर मैं क्लियर कर देता हूँ तो मेरी मेरी फैमिली को एक इतना बड़ा बूस्ट मिलेगा, मेरे डैड को एक जिंदगी जीने का एक इतना बड़ा रीजन मिलेगा या कॉन्फिडेंस आएगा कि जो लॉस उनका है वो कहीं ना कहीं छोटा हो जाएगा। तो वो वीकनेस मुझे कहीं ना कहीं एक स्ट्रेंथ भी लगता है कि आप परिवार के लिए कर रहे हैं जिनसे आप अटैच्ड हैं, लेकिन उस अटैचमेंट के कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते ही होते हैं। तो दिस आई वुड से कि इज माय वीकनेस आल्सो। सर लाइफ में हर कोई इंसान कहीं ना कहीं अटैच हो जाता है, और अटैचमेंट तो बहुत स्वाभाविक जी। सी चीज है, कोई भी हो सकता है। तो सर कहीं ना कहीं सीख दे ही जाता है वो हम लोगों को। विशाल जी पूछ रहे हैं आपसे, सर आपका जो जॉब है, आपका जो पूरा काम रहता है, उसके दौरान आपका सबसे यादगार अनुभव कौन सा था, वो आप बताइए। दो तीन चीजें मुझे लगता है कि जब आप डायरेक्ट लोगों से कनेक्ट होते हैं और उनके ग्रीवेंसेस जो होते हैं उनके लिए काम कर पाते हैं, तो सबसे बड़ी एक फीलिंग या आपको एक ऐसा अनुभव होता है कि इसी चीज के लिए तो मैं पढ़ रहा था। ये आज जो आपको एक एक अंदर से ऐसा लगता है कि हाँ, दिस इज द थिंग दैट आई वर्कड फॉर, एंड दैट आई did not sleep for nights, and I imagined in my life फाइनली or आई एम during my गेटिंग इट, preparation मुझे time. मिल रहा है वो। तो उस दौरान एक बार ये हुआ था कि रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस की मैं एक बात कहूंगा जो आज के टाइम में हमारे देश की सबसे बड़ी चैलेंज भी है, कि रिक्रूटमेंट के दौरान अनएम्प्लॉयमेंट काफी हद तक ज्यादा है हमारे पास। स्किल्ड और एजुकेटेड यूथ की परसेंटेज बढ़ती जा रही है, तो उसको एक गवर्नमेंट नौकरी के थ्रू फुलफिल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो अभी जब मैं फिरोजपुर में पोस्टेड था उस दौरान हमने क्या कराया था कि रिक्रूटमेंट के दौरान भी जब बच्चे रिक्रूट होके आते हैं तो उनकी पोस्टिंग और उनके बाकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इस तरह की प्रोसेसेस जो एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में होती हैं, उस दौरान भी बहुत सारे ऐसे इंटरमीडिएरीज आ जाते हैं जो उनसे पैसा चूसने के चक्कर में रहते हैं, या उनको मिसगाइड करते हैं, या फिर कुछ इस तरीके से कि कुछ लोग ज्वाइन नहीं करेंगे तो जो पैनल में वेटिंग लिस्ट में कैंडिडेट्स हैं उनको ज्वाइन करने का एक मौका मिलेगा। इस तरह की चीजों को चैलेंज इस तरह के चैलेंजेस को सॉल्व आउट करना के तो उसके लिए मैंने एक डिसीजन लिया था कि हम जितने भी उस टाइम पे हमारे पास कुछ 1,000 के आसपास कैंडिडेट ज्वाइन करने वाले थे, तो हमने ये डिसाइड किया था कि हम
2 दिन के अंदर अंदर इसको एक पूरा रिक्रूटमेंट मेले की तरह हम ऑर्गेनाइज कराएंगे, और हम 2 दिन के अंदर अंदर सबको ज्वाइनिंग दे देंगे, ताकि जो बाकी इंटरमीडिएरीज हैं उनको अपना एक तरीके से मौका ही ना मिले इन सब चीजों को आगे प्रोलिफरेट करने का। तो उस दौरान मैंने ये किया था कि हमने 2 दिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने के बाद एक पूरा हमने एक कन्वेंशन हॉल बुक किया। उस दौरान 1,000 लोगों का पूरा अरेंजमेंट हमने कराया, जितने भी उनकी सिक्योरिटीज, उनका लॉजिंग, बोर्डिंग एंड ऑल, फिर उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन से हमने भी खुद भी एक तरीके से उसमें हमने अपने हायर अप्स को इस तरीके से कन्विंस किया कि देखो ये हम स्टेज स्टेज के ऊपर इस तरह का स्टेप लेने लेने जा रहे हैं। उसमें एक लूप होल था। उनने कहा था कि अगर हम आज 2 दिन के अंदर उनका वेरिफिकेशन कर देते हैं, कल ना किसी का ऐसा हो जाए कि कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट निकल जाए या फिर कोई भी इम्पर्सोनेशन का केस हो जाए, तो उस केस में हम क्या करेंगे। तो उसके लिए फिर हमने एक अलग से मैकेनिज्म डिजाइन किया था कि हम उनको एक अंडरटेकिंग देंगे, एक फॉर्मेट डिजाइन करके देंगे कि और आपका जो रिक्रूटमेंट है उसको हम ज्वाइनिंग दे रहे हैं, लेकिन वो प्रोविजनल रहेगा जब तक आप उसको पूरी तरीके से वेरिफाई, आपके बोर्ड से वेरिफिकेशन, आपकी यूनिवर्सिटी से वेरिफिकेशन, वो सब आने के बाद ही फिर हम उसको प्रॉपर कंसिडर करेंगे। तो ये चीजें रेलवे बोर्ड तक के लेवल की थी, और उसमें काफी इस तरह की चीजें भी आई कि दोनों प्रोज एंड कॉन्स वाली चीजों के ऊपर पूरा डिबेट भी हुआ। कुछ पर ये भी होता है कि आपको पर्सनली फेस भी करना पड़ता है, बट आई वॉज एबल टू हैंडल इट, एंड माई बॉस एट दैट टाइम ही वॉज ऑल्सो वेरी कोऑपरेटिव, एंड वी डिड इट, एंड इट वॉज ए ह्यूज सक्सेस, ट्रिमेंडस सक्सेस। देयर वर पीपल, आई वुड से, एक बार उसी दौरान पहले दिन रात के 12, सवा 12 बजे की बात है, जो चीज मेरी सबसे टचिंग थी, मेरी एक स्टाफ थी उस टाइम पे, उसके 3 या 4 महीने का एक बेबी था। तो हमने ओवरनाइट उस चीज को कहा था कि हम स्ट्रेच करेंगे, 2 दिन दिन रात काम करेंगे, 3, 4, 5 घंटे के लिए ऑफिस बंद रहेगा। तो मुझे अच्छे से याद है, 3 बार उसके हस्बैंड उसके बेबी को ब्रेस्ट फीड कराने के लिए लेके आए थे, एंड शी वाज सो कमिटेड, एंड आई वाज लाइक सो इमोशनल टू सी दैट, कि आई फेल्ट लाइक कि लोगों के अंदर करने का बहुत मादा है, उनको एक गाइडेंस चाहिए, उनको एक सपोर्ट चाहिए, और उनको एक मोटिवेशन चाहिए। और फिर उसको देख के 1,000 बच्चे जब आपको एकदम से ऐसे सलाम करते हैं, या फिर आपके लिए ताली बजाते हैं, या फिर आपको इस तरीके से ट्रीट करते हैं कि, तो दिस इज समथिंग दैट वी कैन नेवर गेट इन मनी और थ्रू someone's help. It's all that I would say कि given by this examination or this society or the work that we do for the people. सर, आपने जो बात बताई कि 1,000 बच्चा जब आपके सामने खड़ा होता है, आपके लिए ताली बजाता है, और आप उनके लिए कुछ जब रिमार्केबल करते हैं, तो मन में कहीं ना कहीं खुद एक भाव आता है कि हाँ, मैंने कुछ बड़ा किया है उनके लिए। सर, जब इस पूरी तैयारी को देखते हैं, एक संशय होता है बार बार, क्या कर पाऊंगा, क्या नहीं कर पाऊंगा, और बार बार एक बात आती है, प्लान बी, प्लान बी, प्लान बी। अभी एक टीवी सीरीज आई थी, आपने अगर देखी हो, एस्पिरेंट्स, तो उसने प्लान बी की चर्चा को बहुत ज्यादा गर्म कर दिया है। तो कहीं ना कहीं उन तीनों दोस्तों की बात को सुनने के बाद हर कोई कहता है कि प्लान बी होना कितना आवश्यक है। कई बार ऐसा होता है, हमारे परिवार वालों के पास पैसा होता है, संसाधन होते हैं, वो हमारी पूरी तैयारी में मजबूती से मदद करते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि अधिकतर लोग जो इसकी तैयारी करते हैं वो मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, तो उनके माता पिता सैलरीड होते हैं, सैलरी उनको मिलती है, प्राइवेट सेक्टर से आते हैं। तो एक बच्चा जो मध्यम वर्गीय परिवार से आ रहा है, कम संसाधन है, उसके लिए प्लान भी कितना आवश्यक है? देखो, इसके लिए मैं कहूंगा कि सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं। कुछ लोग जो सिलेक्ट हो जाते हैं पहले या दूसरे अटेम्प्ट में, तो उनके लिए प्लान भी, मुझे लगता है कि ये वाला कंसेप्ट उनके लिए ज्यादा अपीलिंग नहीं है। वो आपको यही कहेंगे कि एक बार जाओ, करो, और फिर निकल के अच्छे से करो अपनी सर्विस को ज्वाइन। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको मैंने देखा है, जो हर तरीके से टैलेंटेड थे, और जो मुझे लगता था कि ये कर पाएंगे, पहले दूसरे अटेम्प्ट से ही मैं उनको एक तरीके से मैं बेट कर रहा था कि दिस टाइम ही विल बी एबल टू मेक इट। एक दो मेरे ऐसे दोस्त हैं जिनने 5 या 6 बार इंटरव्यूज दिए हैं, तो उनके लिए ये प्लान भी बहुत जरूरी है। तो ये आपकी पर्सनल असेसमेंट के ऊपर है कि आपकी लाइफ, आपकी फैमिली और आपके जो स्टेक्स हैं वो कितने हाई हैं। कई बार अगर आप ऑब्जेक्टिवली इस एग्जाम को देखेंगे, तो ये है कि 1 लाख से 4 लाख के बीच में लोग ऐसे हैं जो प्रीलिम्स देते हैं, और उसमें से फाइनल आपको ऑलमोस्ट 1,000 के आसपास टोटल सीट्स होती हैं।
तो वो 99,000 आई वुड से, या 3,99,000, 2,99,000, बाकी लोग कहाँ जाएंगे? उनको आप अकोमोडेट नहीं कर सकते आपके इमोशंस में रह के। तो यूपीएससी एक लंबा फील्ड हो सकता है। कई बार अगर आपका हिट होता है तो पहले अटेम्प्ट में आपकी बहुत अच्छी रैंक आ जाती है, और नहीं होता है तो आप 6 इंटरव्यू देने के बाद भी नहीं कर पाते। तो प्लान बी मैं ये जरूर कहूंगा कि होना चाहिए उनके लिए जिनके स्टेक्स बहुत हाई हैं, लेकिन वो प्लान बी इतना नहीं होना चाहिए कि वो आपके मेन टारगेट को उस तरीके से अफेक्ट अफेक्ट कर पाए या उसको साइडलाइन कर दे। आपकी जॉब मैं कहूंगा कि आपको सिक्योर करना चाहिए, लेकिन उस तरीके की जॉब आप करने की कोशिश करें जो आपको एक सिग्निफिकेंट टाइम दे दे, 4-5 घंटे की डेली स्टडी करने का मौका दे। लेकिन मैं उस तरह की कॉर्पोरेट जॉब के लिए बिल्कुल नहीं कहूंगा जो आपको 8-10-12 घंटे बिजी रखे, फिर आपको आना जाना, बोर्डिंग लॉजिंग और वो सब चीजें 14 घंटे आपके वहीं निकल जाएं। तो आई वुड नॉट से फॉर दैट। आप थोड़ा कमा लें लेकिन कुछ ऐसा करें, या फिर मैं ये कहूंगा कि आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज भी आ रहे हैं। आप ट्यूशन की दे सकते हैं, आप वीडियो लेक्चर्स ले सकते हैं, आप इवन कुछ एक कोचिंग है जो आपको, अगर आप साथ रहते रहते उनके आंसर्स चेक करते हैं तो वो भी आपको पैसे देते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपने अल्केमिस्ट करके एक नोवेल है, काफी फेमस है, द अल्केमिस्ट। उसका जो बेसिक मैसेज है वो यही है कि इस प्रिपरेशन के दौरान आप एक बच्चे होते हो, और ये प्रिपरेशन आपको एक इंसान के अंदर ग्रो करती है। तो उसका जो अल्टीमेट होता है कि वो सैंटियागो जो होता है वो स्पेन में रहता है, और उसको ये लगता है कि इजिप्ट में कहीं, उसके सपने में आता है कि इजिप्ट में धन छुपा हुआ है। और वो जब फाइनली पूरे स्ट्रगल करके वहां उस धन के पास पहुंचता है तो उसको समझ वहां जाके पता चलता है कि जहां वो बैठ लेट के सो के सपने ले रहा था, धन वहीं पे था। उस दौरान, उस जर्नी के दौरान उसने जितनी भी चीजें फेस की, जितने भी स्ट्रगल्स फेस किए, उसने उसको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसान बना दिया, जिसको अल्केमिस्ट बनाया। अल्केमिस्ट मतलब मिश्र धातु होता है, बहुत सारी मेटल्स को मिक्स करके बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही मजबूत धातु बनाई जाती है, मेटल बनाई जाती है। तो वो उसको वही सिग्निफाई करता है कि आपका जो धन है, आपका जो एक तरीके से जितना भी जिंदगी का मजा है या सार है, वो आपके पास जहाँ आपके एग्जिस्टिंग सिचुएशन है उसी के अंदर है। लेकिन उसको एक्सप्लोर करने के लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, और तब आप उस जो आपका जिंदगी का एक उद्देश्य है उसको आप अचीव कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो यही रहा कि एक कॉलेज स्टूडेंट से मुझे एक इंसान के अंदर डेवलप किया है इस यूपीएससी की प्रिपरेशन ने, ये एक फॉर श्योर है, उसके अंदर कोई दो राय नहीं है। सर, मैं आपसे 2 सवाल और लूंगा। और आज हम लोगों ने बहुत अच्छी बातें करी, बहुत लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको एक उदाहरण के तौर पर अपने जीवन में ले रहे हैं। 2 सवाल मैं आपसे और लूंगा सर। सर, वो जी। सवाल जो मेरे मन में बहुत शुरू से चल रहा था, जो लिस्ट आती है, शाम का समय होता है, दिन का समय होता है, जब रिजल्ट आता है, इतना कुछ त्याग, इतना कुछ खोना, इतना कुछ पाने की इच्छा रखना, और जब उस होली लिस्ट में नाम होता है, कैसा लगता है सर? और आपको कैसा लगा था? आपको कैसा लगा था जब मैं आपने लिस्ट में नाम देखा था अपना? मेरे लिए, मैं आपको कहूंगा कि उस दौरान यूपीएससी ने भी एक अलग से डिसीजन लिया था। अगर आपको कोई उस एग्जाम में बैठा होगा वो आपको कंफर्म करेगा कि यूपीएससी का जो फाइनल एग्जाम आता है वो एकदम से नोटिफिकेशन आता है और उसके अंदर निकल जाता है जो भी लिस्ट होती है। लेकिन हमारे टाइम पे जब 2014 के एग्जाम का रिजल्ट आ रहा था, एक दिन पहले अनाउंस कर दिया था कि आफ्टर 1 PM ऑन 4th of July योर रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड। तो वो पूरा 3 तारीख को, 3 जुलाई 2015 की बात है, शाम में 4-5 बजे के आसपास ही इस तरह की अनाउंसमेंट आई आज थी, और 4 पूरी जुलाई है रात सर। भर हमें आज जगना 4 जुलाई है, लगभग 7 साल होने वाले हैं। एग्जैक्टली आज 7 साल हो जाएंगे, 6 साल हो जाएंगे। तो उसमें एक एक दिन पहले अनाउंस करना, और फिर उस पूरे टॉर्चर को, रात भर आपको सोना भी है। आप मैं नहीं सो पाया था, उस पूरी रात नहीं सो पाया था। मुझे अच्छे से याद है कि मैंने एक चाइनीज मूवी देखी थी रात के 4:15 बजे, 5 बजे तक। उसी शाम में मेरे डैड ने मुझे फोन किया था, मैंने उनको बताया था कि कल रिजल्ट आएगा। उन्होंने कहा था कोई नहीं, रिजल्ट आएगा, देखते हैं रिजल्ट भी कैसा रहता है, लेकिन तुम परेशान मत हो, यू हैव अ गुड स्लीप। लेकिन मैं नहीं सो पाया था। उसके बाद सुबह फिर मैं 5-6 बजे उठ के नहा लिया, पूरा टाइम लगा के। टाइम कट ही नहीं रहा था, बार 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 एक ही चीजें आ रही थी बात। फिर
1 बजे के बाद उसको ओपन करना था, लेकिन वो पता चला कि उन्होंने आधे घंटे पहले अनाउंस कर दिया उस क्राउड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूपीएससी की वेबसाइट के ऊपर। तो फिर मैं उसको क्लिक कर रहा, तो वो डाउनलोड नहीं हो रहा, उसके ऊपर इतना क्राउड आ रहा था। फिर वो डाउनलोड हुआ, मैंने शुरू में चेक किया तो नाम से तो आ ही नहीं रहा था। फिर मैंने कंट्रोल अप करके आग नीच के उसका एंटर कर दिया, एंड इट स्टक कि उसमें वो एक टन वाली आती है ना, नो रिजल्ट फाउंड, वैसा नहीं हुआ। तो मुझे लगा कि कुछ तो है। फिर फाइनली आई चेक्ड इट एंड आई फाउंड इट एंड आई कॉल्ड माय डैड। उससे पहले 1 डेढ़ घंटे पहले मैंने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया था, एंड इट वाज माय हार्ट वाज बीटिंग फास्ट एंड एवरीथिंग। इट वाज आई वुड से कि a unique experience. It was a different experience. वो उसके बाद दर्द, I वो called my dad. संघर्ष, वो जो रिश्ते छूट गए थे पीछे, वो सब फ्लैशबैक की तरह आपको हिट करे होंगे सर, जरूर। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी मेरी तरह। एक वीडियो है यूट्यूब के ऊपर, अगर आप उसको सर्च कर जी पाए, बिल्कुल, उसमें बिल्कुल बताएं। उसमें वो मेरे गांव में जब मैं अगले दिन गया था, तो वो पूरा उसके अंदर सेलिब्रेशन है। एंड बस इट वाज समथिंग मैंने इमेजिन भी नहीं किया था कि पीपल वुड बी सो हैप्पी विद माय सक्सेस, एंड होल माय विलेज वाज देयर। इट वाज यूनिक। एंड ये एक ऐसी चीज थी जिसमें आपको लगता है कि जितना भी आपने खोया है, जितना भी आपने मेहनत की है, जितना भी आपने एफर्ट डाला, एंड अल्टीमेटली इट पेड। दैट्स इन दैट मोमेंट आपकी ओनली। इन बातों से एक लाइन मुझको याद आ गई, नायाब हीरा रब ने सबको बनाया है, चमकता वही है जो हद से गुजरता है। और आप हदों से गुजरे हैं, इसलिए आप चमक रहे हैं आज सर। धन्यवाद। ये जी काफी अच्छी बात है, बिल्कुल सही बात है कि आपको बिल्कुल। अब अपने आप मैं को एफर्ट एक में डालिए। सवाल और लूंगा सर। और जी। जो सबका एक ड्रीम होता है, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में जाना, आप भी गए होंगे। जब वहां पर आप गए होंगे, कैसा लगा था वहां पे? सिद्धार्थ जी पूछ रहे हैं आपसे ये, थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए वहां का। हर एक, हाँ, आप इमेजिन करते हैं, फिर ये सबसे बड़ी चीज है कि उसके अंदर जो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस होता है वो आपको आपके बैचमेट्स मिलते हैं। फिर आपकी फ्रेंडशिप होती है, और वो फ्रेंडशिप फिर आपको पूरी जिंदगी भर एक एक ऐसा रिसोर्स पूल देती है जिसके अंदर आप कुछ भी चाहें, किसी भी तरह की आपको हेल्प चाहिए, आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं, यू विल कॉल अप योर बैचमेट एंड ही विल मेक अरेंजमेंट फॉर यू। एंड इट्स समथिंग कि अब मुझे कहीं पे ये नहीं लगता कि इफ आई ट्रैवल टू एनी पार्ट ऑफ इंडिया, देयर वोंट बी पीपल whom I don't know, or who I would be at a lack of resources, I won't be able to visit a place. It's like this is the biggest achievement and biggest thing in this examination कि आपके इक्वली एक आपको इक्वली क्वालिफाइड एंड इक्वली हेल्पफुल आपको एक पूरा रिसोर्स पूल मिलता है आपके फ्रेंड्स का, जो आपके लिए बहुत ही किसी भी तरह की हेल्प, आपको इमोशनल सपोर्ट चाहिए, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, आपको वैसे कोई लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए। अभी कोविड के दौरान मैंने उस चीज को बहुत एक्सपीरियंस किया कि रिसोर्सेज की, आपको पता है कि पूरे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कितना प्रेशर था। तो हमारे भी जैसे जानकार होते हैं, या फिर यहाँ पे दिल्ली में बहुत सारे मेरे स्टाफ के जो उनके फैमिली मेंबर्स थे, या इवन माय स्टाफ हिमसेल्फ, आई हिमसेल्फ वाज कोविड पॉजिटिव। तो वो सब चीजें आपको कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा फील कराती हैं कि देर आर पीपल हु आर देयर फॉर यू, एंड यू आर नॉट अलोन इन दिस फाइट, एंड यू फील वेरी स्ट्रांग इन योरसेल्फ। सो this is a very unique experience, and this is something that you can cherish for your life. आज आपने सर बहुत सारी ऐसी बातें बताई, और इंतफाक से आज पहली बार मैं किसी सिविल सर्वेंट का इंटरव्यू भी ले रहा था। बहुत सारे पॉलिटिशियंस के लिए, लेकिन किसी भी सिविल सर्वेंट का नहीं लिया। और एक ऐसे इंसान का जब इंटरव्यू लेना पड़ रहा है मुझे, जिसने इतना कुछ देखा, इतना कुछ फेस किया है, तो कहीं ना कहीं आप भी अंदर से भाव विभोर हो जाते हैं। और वो आज स्वयं मैं कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों ने आपसे सवाल पूछे, बहुत सारे लोगों ने आपकी रणनीति के बारे में जाना, आपके उस दुख भरे लम्हे को भी जाना जब आपने अपनी माँ को खोया था। आपने हमको समय दिया, इसके लिए हम आभारी आपका रहेंगे। जाने से पहले मैं सिर्फ आपसे एक निवेदन करूंगा कि आप हमारे परिवार को क्या कहना चाहते हैं जाने से पहले। और आज स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि है, तो इस बात कुछ ज्यादा ही खास बन जाता है आपके लिए कुछ कहना, तो क्या कहेंगे आप? सबसे पहला, मैं आपको बहुत ही शुभकामनाएं देता हूं। आप लोगों का जो एक यूनिक इनिशिएटिव है, उसके अंदर सबसे बड़ी चीज जब मुझे कांटेक्ट किया गया था, वो यही लगा था कि ये एक पूल ऑफ यंगस्टर्स है जो कुछ अच्छा कर रहे हैं, जिनके पास एनर्जी है, जिनके पास आइडिया है। क्योंकि आज के टाइम में दोनों चीज एक जगह पे इकट्ठा होना, और फिर उस कोएग्जिस्टेंस के साथ आपको कोऑर्डिनेशन के साथ आगे बढ़ना, वो आपकी टीम के अंदर बहुत ही अच्छा है। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ आपके फ्यूचर के लिए, सरल भारत के इस प्लेटफॉर्म के लिए। और कहीं ना कहीं आप एक
जनता तक उन सब आवाजों को लेके जाते हैं जो जो पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन और पीपल के बीच में आप लोग एक तरीके से लिंचपिन की तरह काम करते हैं। आप लोग उनकी जो आवाज एडमिनिस्ट्रेशन तक लेके आते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की चीजें या उनकी पॉलिसीज जनता तक लेके जाते हैं। तो उस दौरान आपने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव, बहुत ही जिंदगी के एक ऐसे दौर में शुरू किया है जो आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। इस दौरान अगर आपको किसी भी तरह की हमसे असिस्टेंस या किसी भी तरह का सपोर्ट या हमारे लायक कुछ भी आपको लगे, तो वी विल बी वेरी हैप्पी टू बी विद यू एंड टू बी अ पार्ट ऑफ योर फैमिली। और जैसा विवेकानंद जी ने बोला था कि एक बार आप अपने घर से निकल जाएं, आप अपने जो आपका एक लग्जरी वाला एक या फिर आपका कंफर्ट जोन है उससे निकलें और अपने टारगेट को इस तरीके से निकलें कि जब तक वो अचीव ना हो जाए आप रुके नहीं। तो इसी इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत बहुत आपके सानिध्य में आने के लिए या मौका देने के लिए, आपने जो जितना भी हमें सराहा, हमारे काम को सराहा, या एक आपने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जनता तक पहुंचने का एक मौका दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद आपको करता हूँ। थैंक यू सर। मैं तो आज बहुत छोटा सा नुमाइंदा बन के आपके सामने आया हूँ, लेकिन सरद भारत का बहुत बड़ा परिवार आज इस पूरी चर्चा के दौरान आपके साथ जुड़ा रहा। बहुत सारे हमारे परिवार के लोग हैं जो एडिटिंग हो गया, वीडियो मेकिंग हो गया, तमाम प्रकार की चीजों में लगे रहते हैं। आपने हमको आज समय दिया, आपने हमसे अपनी बातें करी, और खासकर आपने उन एक्सपीरियंसेस को बताया जो हर बच्चा एक सिविल सर्वेंट से जानना चाहता है। विनय सर, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, धन्यवाद।